थोड़ा सा उसको संक्षेप में अगर हम बैकग्राउंड के रूप में समझते हैं तो ये जो टैक्स सरकार द्वारा वसूला जाता है आयकर के रूप में, इसका प्रयोग जो है सरकार एक तरीके से सरकार की रेवेन्यू का ये आय का स्रोत है और उस आय का मकसद ये होता है कि समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए, उसमें जो जनमानस के लिए सुविधाओं को विस्तार करना है, या ये कह लीजिए कि गरीबों की मदद करनी है, कल्याणकारी योजनाएं ले आनी है, या मेडिकल हेल्थ पे काम करना है, लोगों की स्वास्थ्य के ऊपर अगर कोई काम करना, इस तरह से ढेर सारी सरकार जो कल्याणकारी या रक्षात्मक कार्य करती है या देश को आगे प्रोग्रेस करने के लिए ले जाती है, इस सब कार्यों के लिए कर संग्रह करने की एक प्रथा शुरू की गई। मुझे लगता है कि सरकार के परिवर्तन के साथ साथ, अगर मैं एक नरसिम्हा राव जी के सरकार की बात करूं, जिस समय से मैं अवेयर हुआ था 1990 ऑनवर्ड से, तो उस समय एक जब ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़े और अपने को ओपन अप किए, उस समय एक बड़ा परिवर्तन हुआ था जिसमें अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने, और अर्थशास्त्र से ही जुड़े हुए थे, आर्थिक जगत की जानकार होने की वजह से उन्होंने बहुत से सुधार, बहुत सी ऐसी चीजें किया जो कि एक बड़ा पड़ाव माना जा सकता है। उसके बाद का जो दशक आया, उनके एक समय के बाद, कांग्रेस की उस रिजिम के बाद, फिर बीच में एक और बदलाव आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे। उस समय भी, क्योंकि उनका एक अलग तरीके का दृष्टिकोण था, बहुत व्यापक तरीके से उस समय टैक्स स्ट्रक्चर में, और हमें अच्छी तरह से याद है कि सिन्हा साहब उस समय वित्त मंत्री थे, एक नए तरीके का होराइजन शुरू किया गया। सरल रिटर्न के फॉर्म में रिटर्न को बहुत सूक्ष्म किया गया, छोटा किया गया, एक पेज का रिटर्न किया गया। उसमें ढेर सारे करदाताओं की सुविधा के लिए, सुगम बनाने के लिए और सीनियर सिटीजन के सुगम बनाने के लिए उस समय करदाताओं को सुविधा देने के लिए एक बड़ा पड़ाव उसको मान लीजिए, जिसमें कि वाजपेयी जी की सरकार थी और सिन्हा साहब उस समय वित्त मंत्री थे। उस समय एक बड़ा बदलाव आया। उसके बाद का जो पीरियड रहा, दोबारा से कांग्रेस का सरकार आना और चिदम्बरम साहब का वित्त मंत्री बनना, उस समय भी उन्होंने कर की रेट्स पे उन्होंने भी कार्य किया। बहुत से कर के रेट्स जो है उन्होंने कम किए और उसमें कई सुविधाएं इस तरह की ले आई, जिसमें कि करदाताओं की संख्या बढ़ी और करदाता ज्यादा से ज्यादा जुड़े इनकम टैक्स। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब जेटली जी वित्त मंत्री होके आए इस सरकार के समय में, तो एक मूलभूत परिवर्तन हमने ये देखा कि इस सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। कर के साथ करदाताओं के ज्यादा नंबर जुड़ने से एक तरीके से हमारी रेवेन्यूज में भी बहुत इजाफा हुआ, सरकार की आय बहुत बढ़ी और बहुत लोग उसके साथ जुड़े। तो उसके लिए कई व्यवस्थाएं बनाई गई, कई नियम बनाए गए या कई ऐसी शर्तें लगाई गई सरकार द्वारा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर के साथ जुड़ें, पहन लें, अपनी रिटर्न भरें। और उसका ये परिणाम हुआ कि आज की डेट में हम करोड़ों में पहुंच गए। पहले लाखों में रिटर्न भरते थे, अब करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। आने वाले समय में मैं देखता हूं, चूंकि अभी हमारे पास 35 करोड़ के आसपास पैन नंबर वाले लोग हैं जिन्होंने पैन नंबर इशू करवा रखा है, लेकिन रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, केवल हमारे पास रिटर्न 6 करोड़ एसएससी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसमें केवल 1.5 करोड़ एसएससी जो है जो टैक्स हमें दे रहे हैं। बाकी 4 करोड़ एसएससी हमें टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि इनकम 5 लाख से उनकी कम होती है। आने वाले समय में सरकार जो है टैक्स पेयर को अधिक से अधिक सुविधा दे करके जो कर का जो दायरा है कर देने का, उसको बढ़ाएगी, एसएससी का दायरा बढ़ाएगी आने वाले समय में। और मेरे को लगता है ये जो छूट जो है 5% और 30% है, 30% को निश्चित रूप से 25% या 20% कर दिया जाएगा। देखिए, 1 साल हमने टैक्स फेसलेस असेसमेंट में गुजर चुका है। हमने एक असेसमेंट देख लिया है और इस असेसमेंट में अगर देखा जाए, फेसलेस असेसमेंट में बहुत ज़्यादा राहत मिली है टैक्स पेयर्स को। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है। पर्सनल इंटरेक्शन जब होता था तो वहाँ पर करप्शन आ जाता था, दोनों तरफ से ही करप्शन होता था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ज़्यादा करप्शन होता था। टेरर के रूप में बात की जाती थी कि आप इतना पैसा दोगे तो आपका ये काम करेंगे, नहीं तो हम टैक्स इम्पोज कर देंगे। लेकिन इनकम टैक्स में जो फेसलेस असेसमेंट की जो बात हुई है, इसमें एक पहलू ही फेसलेस हो पाया है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो फेसलेस नहीं हो पाया है और वहाँ पर टेरर
टेररिज्म जो है अभी भी एज इट इज चल रही है, जिनकी यहाँ रेड होती है, सर्च होती है, वहाँ पर वैसे की वैसी सारी चीज़ें हैं। सरकार को इस मामले में भी देखना है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको किस तरीके से फेसलेस किया जा सकता है। लेकिन जो असेसमेंट की बात है, असेसमेंट में निश्चित रूप से फायदा हुआ है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से इसमें शिक्षावत नहीं हो पाए, पूर्ण रूप से असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे केसेस लिटिगेशन में भी चले गए। और इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर एसएससी अगर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमें वीडियो हियरिंग के थ्रू हमारी बात सुनिए, जिसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं। ऑफिसर्स ने वो चीज़ उनको नहीं दी, वीडियो हियरिंग नहीं करी और असेसमेंट पास कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिसमें यह हुआ कि चूंकि फेसलेस असेसमेंट में हियरिंग नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, वो नहीं दी गई, तो उसको सेट असाइड कर दिया, असेसमेंट को नलीफाई कर दिया वहाँ पर। उसी तरीके से जो कमिश्नर अपील के पास जो अपील के जो चीज़ें जाती थी उसको भी फेसलेस कर दिया गया और डायनेमिक फेसलेस कर दिया गया। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि चेन्नई में बैठा हुआ जो कमिश्नर अपील है वो असेसमेंट कर रहा है, दिल्ली के सीए का, दिल्ली के एसएससी का कर रहा है, या बम्बई के एसएससी का कर रहा है। बम्बई में जो बैठा हुआ है वो चिकमंगलुरु के एसएससी का कर रहा है या कोची के एसएससी का कर रहा है। मतलब दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाता और किसी को पता नहीं हो पाता है किसका असेसमेंट कौन कर रहा है।